इस साइंस फिक्शन कहानी की शुरुआत होती है 23rd सेंचुरी को दिखाते हुए, जहां पर बहुत सारे लोग पुअर्टी लाइन के काफी नीचे आ चुके थे। उनके पास तो एक समय का खाना खाने के लिए भी कुछ ज्यादा चीजें नहीं होती, इसीलिए लोगों को जो काम मिल जाता वो उसी को करने लग जाते, भले ही वो काम कितना भी जानलेवा हो। इन सारे डेडली कामों के अंदर जमीन के अंदर जाकर माइनिंग करना और स्पेस एक्सप्लोरेशन शामिल थे। ये सारी चीजें देखने में तो एकदम नॉर्मल जॉब लगती हैं, लेकिन इनके अंदर जान जाने का बहुत ज्यादा खतरा था। फिर भी लोग कुछ पैसों के लिए ये काम कर ही लेते। स्पेस एक्सप्लोरेशन इस समय में बहुत ही ज्यादा इजी हो गया था, क्योंकि इंसानों के पास एक ऐसी एंटी मैटर टेक्नोलॉजी आ गई थी जो कि उन्हें एक मैटर में कन्वर्ट करके किसी भी टारगेटेड लोकेशन पर सेंड कर सकती थी। इस पूरी टेक्नोलॉजी को स्लिप स्ट्रीम नाम दिया गया था, जिसके अंदर अगर जो भी इंसान स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए कहीं दूर जाना चाहता है तो उसकी बॉडी पर एक एडवांस चिप लगा दी जाती थी, और इसी चिप की मदद से उनके टारगेटेड लोकेशन को कंट्रोल किया जाता था और उन्हें ट्रांसफर कर दिया जाता था किसी दूसरे प्लेनेट पर। ये सारी चीजें तो कुछ ही मिनटों का काम होता था, यानी कि स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए कोई भी एडवांस स्पेसशिप की जरूरत ही नहीं पड़ रही होती। अब हमें यहाँ वाइट नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो कि मजबूर था अपनी फैमिली को पालने के लिए, और उसने अभी अभी ये स्पेस एक्सप्लोरेशन की कंपनी को ज्वाइन किया था, यानी कि वो भी इस खतरनाक मिशन के अंदर जाएगा ताकि उसके फैमिली को कुछ पैसे मिल जाए। वाइट की वाइफ भी होती है जिसका नाम लीसा था। लीसा तो वाइट को बहुत ही ज्यादा कह रही थी कि तुम कोई दूसरा काम कर लो, भले ही उसके अंदर थोड़े कम पैसे आए, लेकिन वाइट चाहता था कि वो अपनी वाइफ को बहुत सारी खुशियां दे, और इसके लिए उसे पैसे चाहिए जो उसे इसी एक्सप्लोरेशन से मिल सकता था। लीसा तो वाइट को समझा रही थी कि मुझे बहुत डर लग रहा है कि तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, लेकिन वाइट यहाँ पर लीसा को समझाता है कि मैं सही सलामत वापस आ जाऊंगा। ये सारी बातें समझाने के बाद वाइट वहां से निकल जाता है अपनी स्पेस एक्सप्लोरेशन की कंपनी में। उस जगह पर तो कई सारे ऑफिसर्स आए थे और कई सारे वाइट की तरह न्यू ज्वाइनी भी होते हैं। उनमें से तो डेव नाम का एक आदमी वाइट का बहुत ही अच्छा दोस्त बन गया था। अब उस जगह का जो कैप्टन होता है वो सारे लोगों को तैयार करने लगा कि आखिर हमें किस टारगेटेड लोकेशन पर जाना है, लेकिन इससे पहले उन सभी की अच्छी तरीके से जांच की जाएगी। ये अच्छी बात होती है कि बहुत ही कम समय में वाइट की दोस्ती उन सारे सोल्जर से हो चुकी थी, खास करके कैप्टन से, जो कि उसे सारी बातें अच्छी तरीके से बता रहा था। अब यहाँ कैप्टन कुछ एम्प्लॉइज को आगे जाने के लिए कहता है, क्योंकि उन्हें कुछ ही समय के अंदर उस टेक्नोलॉजी जिसे कि स्लिप स्ट्रीम कहा जाता था, उसकी मदद से एक माइनिंग साइट के ऊपर जाना है, जहाँ पर उन्हें अपना नया मिशन करना होगा। कैप्टन तो वाइट और डेव जो कि न्यूली ज्वाइन हुए थे उन्हें सारे रूल्स एंड रेगुलेशन समझा रहे होते हैं। साथ ही साथ कैप्टन ने कहा कि तुम्हारा पहला दिन है, इसीलिए तुम मेरे साथ ही रहना, क्योंकि ये जंप जितना दिखता है उतना इजी नहीं है। अगर इस पूरे प्रोसेस के दौरान जरा भी गलती हो गई तो उसकी पूरी बॉडी डिटोरिएट हो जाएंगी और वो एक एंटी मैटर बनकर पूरी तरीके से ब्लास्ट हो जाएंगे। इसीलिए सारी चीजें एकदम प्रॉपर माइंडसेट से रखकर करनी चाहिए। सारे इंस्ट्रक्शंस देने के बाद कैप्टन वाइट और डेव को अपने साथ लेकर जा रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक उस दूसरे चैम्बर में जो बाकी सारे एम्प्लॉइज मौजूद थे, उनके नेक पर लगे हुए डिवाइस के अंदर कुछ खराबी आने लगी। उसके अंदर जो माइनिंग साइट की लोकेशन का टारगेट होता है वो अचानक उसी जगह पर टेलीपोर्ट होने लगे, और फिर अचानक से कुछ ही सेकंड बाद वो वापस आ जाते हैं। और अब अचानक पता नहीं कैसे उन सारे एम्प्लॉइज की बॉडी पर काफी सारे घाव लगने स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि किसी ने उनके ऊपर हमला किया हो। ये चीजें इतनी ज्यादा खराब होने लगी कि उन एम्प्लॉइज का खुद के ऊपर से कंट्रोल ही हट गया और वो एक गन लेकर लगातार सभी को मारने लगे होते हैं। इन सारी चीजों को तो कैप्टन भी नहीं कंट्रोल कर पा रहे थे, लेकिन फिर भी जब वो बाहर के चैम्बर में जाने की कोशिश करने लगी तो वहां के सारे सिस्टम ऑटो लॉक हो जाते हैं। कैप्टन को ये नहीं समझ में आ रहा था कि वो जिस प्लेनेट के ऊपर टेलीपोर्ट हुए, आखिर वहां पर ऐसी कौन सी चीज हुई जिससे कि ये एम्प्लॉइज एकदम से आउट ऑफ कंट्रोल हो जा रहे हैं। उस जगह पर इतनी ज्यादा तबाही होने लगी थी कि चारों तरफ टॉक्सिक गैसेस फैलने लगी। ये गैसेस इतनी ज्यादा जानलेवा होती हैं कि उन्हें अब यहाँ से टेलीपोर्ट होकर कहीं दूर जाना ही होगा। कैप्टन तो वाइट और डेव को कहने लगे कि अपनी मशीन में लगे हुए टारगेट को सेट करो और जल्द से जल्द टेलीपोर्ट हो जाओ इस चैम्बर से, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। हालांकि वाइट किसी और लोकेशन को चेंज करने का ट्राई करता है, लेकिन वो मीटर पूरी तरीके से जैम हो गया था और उस जगह पर वही माइनिंग साइट का लोकेशन एडेड होता है जहां से वो बाकी सारे एम्प्लॉइज आए थे। उन्हें नहीं पता कि उस माइनिंग साइट पर ऐसा क्या हुआ था, पर अब कोई ऑप्शन नहीं होता उसी जगह पर टेलीपोर्ट होने के सिवाय। वो तीनों साथ में टेलीपोर्ट होना चाहते थे, लेकिन कैप्टन का वो डिवाइस खराब हो जाता है, जिसकी वजह से अब वो कहने लगे कि वाइट और डेव तुम दोनों ही अकेले चले जाओ। वाइट और डेव के पास भी कोई ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि वो जहरीली गैस पूरे चैम्बर में फैल चुकी थी। जल्द से जल्द वो अपने डिवाइस को रेडी करते हैं और एंटी मैटर टेक्नोलॉजी की मदद से वहां से ट्रांसफर हो जाते हैं।
कैप्टन की तो उसी जगह पर बुरी तरीके से मौत हो गई थी। व्हाइट और डेव भी उस माइनिंग एरिया में टेलीपोर्ट हो चुके थे, लेकिन अब पता नहीं उनके साथ आगे कौन सी डरावनी चीजें होंगी। अब हमें दूसरी तरफ एक और टीम दिखाई जाती है जो कि उसी ऑर्गेनाइजेशन का एक छोटा सा पार्ट था, लेकिन इस टीम को भी पता चल चुका होता है कि प्रीवियस टीम के ऊपर हमला हुआ है और उन सभी का मिशन था कि इन्फिनी नाम की उस माइनिंग साइट के ऊपर टेलीपोर्ट होना और वहां पे जो इंपॉर्टेंट पेलोड्स रखे गए हैं उन्हें लेकर आना। लेकिन किसी अनजान रीजन की वजह से वो सारे सोल्जर्स बहुत ही बुरी तरीके से मारे गए। ये जो दूसरी टीम होती है उनका एक गाइडर भी मौजूद था जो सारे सोल्जर्स को अच्छी तरीके से बताया करता कि तुम्हें कहां जाना है और कौन सा अप्रोच सबसे बेस्ट होगा। वो गाइडर तो फिलहाल के लिए अपनी एक टीम तैयार करता है जो कि बाकी सारी कंडीशन को ठीक कर सके। सारे काबिल मेंबर्स को जमा करने के बाद वो उन्हें सब कुछ समझा रहा होता है कि किस तरीके से तुम्हें क्या चीजें करनी है। इस समय सभी को पता चल चुका था कि उनकी प्रीवियस वाली टीम के सारे मेंबर्स बहुत बुरी तरीके से मारे गए, लेकिन उसका असली रीजन क्या है वो तो अभी तक एक मिस्ट्री बनकर रह चुकी है। गाइडर ने बताया कि उस माइनिंग साइट पर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पेलोड्स रखे गए हैं जो हमारी कंपनी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उनकी डिमांड ब्लैक मार्केट में बहुत ज्यादा है और अगर ये गलत हाथों में पड़ गई तो काफी ज्यादा धमाके किए जा सकते थे, जिसे रोकना शायद से हमारे हाथ में नहीं है। इसी वजह से उस टीम का पहला गोल ये था कि वो लोग इन्फिनी नाम के उस माइनिंग साइट पर टेलीपोर्ट होंगे और वहां पर मौजूद वो सारे पेलोड्स को लेकर आएंगे। साथ ही साथ उनके मिशन में ये भी शामिल था कि वो व्हाइट नाम के एक सोल्जर को भी रेस्क्यू करके लेके आए, क्योंकि प्रीवियस टीम के अंदर सारे मेंबर्स मारे गए, सिर्फ व्हाइट ही वहां से बचकर टेलीपोर्ट होने में कामयाब हो गया था। इसी वजह से हमें उसे भी बचाना होगा और सेफ जगह पर लेकर आना होगा। इस नए टीम के कैप्टन का नाम जैक होता है जो अपने पूरे टीम मेंबर्स को लेकर निकल पड़ा था इन्फिनी के लिए। टेलीपोर्ट होने के लिए वो एंटी मैटर टेक्नोलॉजी यानी कि स्प्लिट स्ट्रीम का ही यूज करते हैं, जिससे कि वो बहुत ही कम समय में उस प्लैनेट पर मौजूद माइनिंग साइट के ऊपर पहुंच गए। वो सभी माइनिंग साइट के अंदर जाने लगे, वो भी कई सारे ग्रुप्स बनाकर। चारों तरफ बहुत ही ज्यादा अंधेरा होता है और उन्हें कुछ समझ नहीं रहा था कि यहाँ तबाही किस वजह से हुई। ना ही उन्हें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम दिखाई दी होती है और ना ही यहाँ पर आतंकवादियों का हमला हुआ था। फिर आखिरकार इतने सोल्जर्स जो इस जगह पर काम करते थे वो मारे कैसे गए। जैक ने 2 टीम्स बना दी थी, जिसमें से एक जाकर व्हाइट को ढूंढेगी और एक जाकर पेलोड्स के बारे में पता करेगी और उन्हें ट्रांसफर करेगी पृथ्वी के ऊपर। सभी लोग अब पूरे फैसिलिटी के अंदर घूमते हुए अपने कैप्टन द्वारा बताई गई चीजें ढूंढ रहे थे। कई एम्प्लॉयज को तो दिखाई देता है कि किस तरीके से सारे लोगों को जान से मार दिया गया है और तो और किसी रीजन की वजह से वहां काम करने वाली एम्प्लॉयज की स्किन भी निकाल ली गई थी और एक लेबोरेटरी के अंदर चारों तरफ रखा गया था, जैसे कि कोई उनके ऊपर डीप इन्वेस्टिगेशन करके रिसर्च कर रहा हो। आखिर ये चीजें किस तरीके से रिजल्ट करती हैं ये हमें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। पर अब अचानक बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद उन सभी को व्हाइट मिल जाता है जो उसी जगह पर कई समय से छुपा हुआ था। कैप्टन जैक और उसके टीम मेंबर्स व्हाइट को अपने पास बुलाते हैं और उससे सारी बातें पूछते हैं। व्हाइट ने कहा कि फर्स्ट टाइम जब मैं इस जगह पर टेलीपोर्ट हुआ था तो सारी चीजें नॉर्मल लग रही थी, लेकिन मुझ पर कुछ ऐसे लोग ने हमला किया जो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। फिर जाकर इस माइनिंग एरिया के सिस्टम से मुझे पता चला कि ये एक अजीब तरीके का वायरस है और यह वायरस हवा से नहीं बल्कि इन्फेक्टेड आदमी के ब्लड से फैलता है, जिसका मतलब ये था कि अगर वो ब्लड किसी नॉन इन्फेक्टेड आदमी के शरीर पर भी लग जाए तो वो भी कुछ ही सेकंड्स के अंदर इन्फेक्टेड हो जाएगा। इसीलिए हमें बहुत ज्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी इन सारी चीजों से। व्हाइट ने तो दुखी होकर ये भी बताया कि इस फैसिलिटी में जितने भी लोग थे वो सारे के सारे इन्फेक्टेड हो चुके होते हैं और मुझे मजबूरी के कारण मेरे सामने जो भी आ रहे थे उन्हें मारना पड़ा। साथ ही साथ व्हाइट एक शॉकिंग बात बताता है कि एक एम्प्लॉय जो हमारी फैसिलिटी में काम करता था उसने वो खतरनाक पेलोड की सुरक्षा के लिए पहले ही उसे पृथ्वी पर ट्रांसफर कर दिया था, जो कि शायद अब तक पृथ्वी पर पहुंच भी चुका होगा। कैप्टन जैक अब व्हाइट से कहने लगे कि तुम किसी भी तरीके से उसकी लोकेशन का पता करो, जिससे कि हमारी बाकी की टीम उन पेलोड्स को जाकर अपने पास जब्त कर ले। व्हाइट थोड़ा सा रिसर्च करता है और वहां के कंप्यूटर से ट्रैक करता है। तब जाकर व्हाइट ने बताया कि शायद वो सारे पेलोड्स ओशियन में हैं, वो भी बर्मुडा ट्रायंगल के अंदर। यानी कि अब तो उनका काम बहुत ज्यादा खतरनाक हो गया था, क्योंकि उस जगह पर आज तक जो भी गया वो वापस लौट कर नहीं आया। अब इन सारी चीजों के होने के थोड़ी देर बाद ही अचानक एक आदमी आ जाता है और बदकिस्मती से वो आदमी इन्फेक्टेड था। उसने तो तुरंत ही आकर कैप्टन जैक के ऊपर हमला कर दिया और उसे घायल करके वहीं बेहोश कर दिया।
इसी वजह से बाकी सारे मेंबर्स को गोलियां चलानी पड़ी उस इन्फेक्टेड आदमी के ऊपर। व्हाइट तो कैप्टन को इस तरीके से घायल देखकर समझ ही नहीं पाता कि वो उन्हें कैसे बचाए, क्योंकि उनकी जान बहुत ही ज्यादा खतरे में थी। हालांकि उस इन्फेक्टेड आदमी को मार दिया गया था, लेकिन अब उनके कैप्टन की भी जान चली जाती है। सभी लोग बहुत कोशिश कर रहे थे कि किसी भी तरीके से कैप्टन बच जाए, क्योंकि उनके पास कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज भी थी जो मरते हुए आदमी को भी जिंदा कर सकती है। लेकिन इसके लिए उन सारे टीम मेंबर्स को अपने कैप्टन को पृथ्वी पर लेकर जाना पड़ेगा। व्हाइट भी कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वहां से कनेक्शन नहीं हो पा रहा था। लेकिन तभी पता चला कि वो इन्फेक्टेड आदमी अभी तक मरा नहीं है। वो तो फिर से जिंदा होकर उन सभी के ऊपर हमला करने लगा। लेकिन तभी उनके टीम का एक मेंबर उस आदमी के सर पर ही वार कर देता है, जिससे कि वो पूरी तरीके से मारा गया। पर उसका इन्फेक्टेड ब्लड तो अब चारों तरफ फैल जाता है, जो सारे मेंबर्स के बॉडी पर आ गया था। और यही तो इस वायरस की प्रॉपर्टी थी कि अगर किसी भी नॉर्मल इंसान की बॉडी पर वो आ जाए तो वो अपना असर दिखाना स्टार्ट कर देता। देखते ही देखते बहुत ही कम समय के अंदर जो लोग एकदम नॉर्मल होते हैं वो उसी इन्फेक्टेड ब्लड के कारण एक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट होने लगे थे। व्हाइट के ऊपर भी कुछ बूंद गए होते हैं, लेकिन वो किसी भी तरीके से उसे कंट्रोल कर रहा था। व्हाइट समझ जाता है कि अगर वो थोड़ी देर तक यहाँ पर रुका तो ये सारे इन्फेक्टेड लोग भी उसे मार देंगे। इसीलिए वो अपनी जान बचाकर तुरंत ही कहीं दूर जाने लगता है, यानी कि एक सेफ जगह पर। उसने बाकी सारे सेफ लोगों को भी इन्फॉर्म कर दिया था कि तुम सभी छुपे रहो, क्योंकि यहाँ पर भारी मात्रा में हमारे दोस्त इन्फेक्टेड हो चुके हैं। व्हाइट एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर जंप करता ही है, लेकिन वो ठीक से पकड़ नहीं पा रहा था और वो डायरेक्टली नीचे गिर गया। व्हाइट को बहुत ज्यादा चोट लगी होती है, लेकिन ताज्जुब की बात ये थी कि उसके ऊपर भी इन्फेक्टेड ब्लड आने के कारण वो अभी तक एक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट नहीं हुआ था। व्हाइट तो धीरे धीरे उठ रहा था, क्योंकि उसे चोट भी लगी होती है। लेकिन तभी उस जगह पर कैंट आ गया, जो उसके टीम में काम करता था, जो कि अब गन लेकर व्हाइट को मारने लगा, क्योंकि एक तो पहले से ही वो आउट ऑफ कंट्रोल था और उसे ऐसा लग रहा होता है कि ये सारी चीजें व्हाइट की वजह से हुई हैं। अगर व्हाइट दरवाजा नहीं ओपन करता तो शायद वो इन्फेक्टेड आदमी आता ही नहीं। इसी वजह से अब कैंट व्हाइट को काफी डैमेज पहुंचा रहा था। पर तभी हमें पता चला कि एक और इन्फेक्टेड आदमी आ चुका है और उसने कैंट के ऊपर ही हमला करके उसे जान से मार दिया। व्हाइट तो मौका देखकर एक कोने पे छुप जाता है। उन सभी के जाने के बाद उसने गन उठाई और सीधा एक लेबोरेटरी की तरफ चला गया। वो तो लेबोरेटरी में चारों तरफ इस वायरस का एंटीडोट ढूंढ रहा होता है, लेकिन वो पूरी तरीके से नाकामयाब हुआ, क्योंकि वहां कोई एंटीडोट नहीं था, बल्कि उसने जो चीज देखी वो उसके माइंड को पूरा हिला कर रख देती है। दरअसल उसे पता चला कि इसी लेबोरेटरी के अंदर इस अनजान से वायरस को बनाया गया है। वहां पर तो उस वायरस के कितने सारे सैंपल्स रखे गए थे, जो एक मेंबर से दूसरे मेंबर में काफी तेजी से फैल रहा था। वहां पर कुछ रिसर्च पेपर्स भी रखे होते हैं, जिसे कि व्हाइट पढ़ने लगा और वो बताता है कि इसका कोई एंटीडोट नहीं है, बल्कि इस वायरस से वही लोग बच सकते हैं जिनका इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। उनमें ये वायरस बहुत ही स्लो काम करता है। इसका सीधा सीधा एग्जाम्पल था व्हाइट, क्योंकि इन्फेक्शन फैलने के बावजूद भी वो अभी तक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट नहीं हुआ था। यानी कि व्हाइट का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है और वो किसी भी तरीके से इस वायरस को रेसिस्ट कर रहा है। व्हाइट ने जब और अच्छे से पढ़ा तो उसे पता चलता है कि जिसका भी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा वो ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे तक इस वायरस को रेसिस्ट कर पाएगा। यानी कि अब व्हाइट को जल्द से जल्द कुछ करना होगा, क्योंकि अब 2 घंटा खत्म होने में ज्यादा समय नहीं बचा है। उसने वहां पर कई सारे पैरासाइट और उन्हीं वायरस के सैंपल्स देखे थे, जिसे और किसी ने नहीं बल्कि इसी लेबोरेटरी में मौजूद एक वैज्ञानिक ने बनाया था। और ये वैज्ञानिक उनकी ही कंपनी के लिए काम करता है। पर उसने आखिर ऐसा क्यों किया अपने ही लोगों के साथ, ये थोड़ी देर में पता चलेगा। अब अचानक मेंजी नाम का एक सोल्जर उसके ऊपर कूद पड़ता है और व्हाइट को काफी मारने लगता है, क्योंकि वो समझ रहा था कि व्हाइट इन्फेक्टेड है। लेकिन यहाँ पर व्हाइट पार्शियली इन्फेक्टेड था, पर वो फिर भी कहता है कि मैं इन्फेक्टेड बिल्कुल भी नहीं हूँ। इस बात का हालांकि भरोसा मेंजी को नहीं हो रहा था, लेकिन वो व्हाइट से पूछता है कि आखिर इस वायरस का सॉल्यूशन क्या है। व्हाइट ने भी उसे बता दिया कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि हमें जल्द से जल्द पृथ्वी पर पहुंचना होगा और वहां से हाई अलर्ट जारी करना पड़ेगा कि कोई भी माइनिंग के लिए इस जगह पर ना आए, क्योंकि यहाँ पर आना मतलब मौत। और जिस तरीके से हमारे सबसे पहली टीम के मेंबर्स ने एक दूसरे को मार लिया वो इसी वायरस की वजह से होता है। तभी अचानक एक मिरर को तोड़ते हुए दूसरा इन्फेक्टेड आदमी आ जाता है। वो उनके ही टीम का मेंबर था जिसका नाम बेन है। बेन अब पूरी तरीके से इन्फेक्टेड हो चुका है, जो लगातार उन दोनों को मारता जा रहा था। और अब बेन ने तो बहुत बुरी तरीके से मेंजी को अपने गन पॉइंट पर ले लिया होता है। वो तो अब व्हाइट को बोल रहा था कि तुम गन नीचे रखो, नहीं तो मैं इसे मार दूंगा। व्हाइट के पास और कोई रास्ता नहीं होता अपनी गन रखने के सिवाय। लेकिन यहाँ मेंजी बेन को कहने लगा कि मेरी एक छोटी बेटी है, मुझे उसके लिए जिंदा रहना है और वापस जाना है।
व्हाइट भी बेन को अब इमोशनली ब्लैकमेल करता है कि मेंजी तुम्हारा सीनियर था और उसने कई बार तुम्हारे फैमिली की मदद की है। इस बात से बेन के दिमाग में कुछ होने लगा और वो बहुत ज्यादा सोच में पड़ जाता है। वो लेकिन बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाया और उसने खुद को ही गोली मार ली। व्हाइट और मेंजी बहुत बुरी तरीके से बचे हुए होते हैं और वहां से कहीं सेफ जगह पर जाते हैं। लेकिन व्हाइट यहाँ पर नोटिस करता है कि जब उस मेंबर को मारा गया तो उसका थोड़ा सा ब्लड मेंजी की बॉडी पर चला गया था, यानी कि वो अल्टीमेटली एक टाइम के बाद इन्फेक्टेड हो ही जाएगा। व्हाइट को ये सारी चीजें बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेनी थी, इसीलिए उसने अपने साथ आ रहे मेंजी को ही जान से मार दिया। मेंजी तो मर जाता है, इसीलिए अब व्हाइट सीधा कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ने लगा। व्हाइट को तो अब यहाँ पर टॉम नाम का एक उसका ही साथी मिला था, जिसे यहाँ से कैसे निकलना है और पृथ्वी पर सही सलामत टेलीपोर्ट करना है, ये सारी चीजें आती थी। व्हाइट ने अब टॉम के ऊपर बंदूक रखकर ये कहा कि तुम मुझे बताओ कि यहाँ से कैसे निकलना है। तब जाकर हमें पता चला कि टॉम के ऊपर भी इन्फेक्शन का असर तो हुआ है, लेकिन यहाँ टॉम के अंदर भी अच्छी तरीके से हैंडल और रेसिस्ट करने की एबिलिटीज मौजूद थी, इसीलिए वो अपने कॉन्शियसनेस में होता है, लेकिन कुछ समय के अंदर वो भी पूरी तरीके से ज़ॉम्बी बन जाएगा। व्हाइट तो टॉम से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज हमें पृथ्वी पर लेकर चलो ताकि हमारा इलाज हो सके। अब इतना ज्यादा बोलने के बाद टॉम सारी चीजें अप्लाई करता है और वहां से रेस्क्यू टीम को बुला देता है, पर उसने बताया कि यहाँ तक रेस्क्यू टीम को पहुंचने के लिए पूरे 8 घंटे लगेंगे। व्हाइट शॉक हो गया क्योंकि 8 घंटे तक तो वो सब बच नहीं पाएंगे। इसी वजह से वो बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाता है। पर यहाँ टॉम एक और बात बता रहा था कि ग्रिंच नाम की हमारी एक डॉक्टर भी हमारे साथ मौजूद है और शायद उसे पता हो सकता है कि इस वायरस का एंटीडोट कैसे बनेगा, इसीलिए हमें ग्रिंच को ढूंढकर उससे सारी चीजें पूछनी होंगी। वहीं दूसरी तरफ हमें ग्रिंच को दिखाया गया जो इन्फेक्टेड होकर उसकी बॉडी एक अजीब तरीके के क्रिएचर में बदलने लगी है। हालांकि वो इन्फेक्टेड हो चुकी थी, लेकिन वो बाकी लोगों की तरह एग्रेसिव नहीं होती, ना ही वो किसी दूसरे इंसान पर हमला कर रही होती है। हालांकि जितनी भी उसके अंदर कॉन्शियसनेस थी वो पूरी तरीके से ट्राई कर रही थी कि इस वायरस से छुटकारा पाया जा सके, पर अफसोस की बात ये थी कि उसे कोई रिजल्ट नहीं मिला। थोड़ी देर के अंदर अब वहां पर जॉन नाम का आदमी आ जाता है। वो पूरी तरीके से इन्फेक्टेड था, लेकिन जब उसने ग्रिंच को देखा तो वो उसके पास आकर काफी इमोशनल हो जाता है, क्योंकि इन सारी चीजों से पहले ग्रिंच और जॉन रिलेशनशिप में हुआ करते थे। जॉन तो यहाँ पर अपने बच्चे को देखता है जो कि ग्रिंच के पेट में था, लेकिन यहाँ पर ग्रिंच बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि वो इस बच्चे को जन्म दे, क्योंकि शायद वो भी इन्फेक्टेड हो चुका होगा। वो जॉन को साफ साफ कह देती है कि हम ऐसा नहीं कर सकते। जॉन बहुत गुस्सा हो जाता है और वो सीधा ग्रिंच के ऊपर हमला करने लगा और वो उसे बहुत घायल भी कर देता है। वहीं अब व्हाइट और टॉम सीधा ट्रेवल करते हुए ग्रिंच के पास आ रहे थे, लेकिन उन दोनों के बीच भी एक छोटा सा झगड़ा हो जाता है, जो ऑब्वियस बात थी क्योंकि उनके बॉडी के अंदर जो वायरस था वही उन्हें एग्रेसिव बना रहा था। फिर भी वो दोनों किसी भी तरीके से ग्रिंच के पास पहुंच जाते हैं। ग्रिंच बहुत घायल होने के बाद अपनी आखिरी सांसें ले रही होती है, क्योंकि जॉन ने ही उसके साथ ऐसा किया था। व्हाइट तो ग्रिंच से पूछता है कि आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है, पर ग्रिंच बताती है कि ये वायरस बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है। जब भी मैंने कोई एंटीडोट बनाया तो ये उसे उस हिसाब से चेंज कर लेता और अब सिर्फ हमारा मरना ही इसका सॉल्यूशन हो सकता है। यहाँ टॉम पूरी तरीके से एक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुका था, जो कि अब व्हाइट के ऊपर हमला करता है और उसे बहुत मारता है। वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि व्हाइट यहाँ से बाहर निकल के वायरस का एंटीडोट बनाए और बहुत सारे लोगों को यहाँ पर आने से मना कर दे, क्योंकि उस वायरस का अल्टीमेट गोल यही था कि वो अपनी पूरी क्वांटिटीज बढ़ाते रहें और अपना एक नया साम्राज्य क्रिएट करें जहाँ पर शायद सभी लोग इन्फेक्टेड होंगे। हालांकि व्हाइट अब टॉम से दूर भागने की कोशिश करता है, लेकिन टॉम उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। मानो उसके अंदर वायरस के कारण ही अजीब तरीके की एबिलिटीज आ गई थी। दोनों के बीच काफी घमासान फाइट होती है, जिससे कि वो एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अंत में जाकर व्हाइट ने किसी भी तरीके से टॉम का गला पकड़ा और उसे तोड़ दिया, जिससे कि टॉम वहीं मारा जाता है और व्हाइट बच गया। व्हाइट के पास अब कुछ ऑप्शन नहीं था यहीं पर अपना दम तोड़ने के सिवाय, क्योंकि जब तक रेस्क्यू टीम यहाँ पर पहुंचेगी तो वो पूरी तरीके से ज़ॉम्बी बन चुका होगा। इसीलिए अब व्हाइट एक माइक के ऊपर सारी बातें रिकॉर्ड करने लग जाता है अपनी फैमिली और उन रेस्क्यू टीम्स के लिए जो यहाँ पर कुछ समय में आने वाली है। व्हाइट ने कहा कि वो ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली के लिए कर रहा था, लेकिन अगर मैं यहाँ पर रहा तो ये वायरस बिल्कुल भी समझ नहीं पाएगा और अपने आप को अपग्रेड नहीं करेगा। सिर्फ इतनी बात थी कि इस जगह पर बाकी लोगों को ना भेजा जाए। व्हाइट की बातों के अंदर बहुत ही ज्यादा डर महसूस हो रहा था, क्योंकि उसे पता होता है कि शायद वो अपनी फैमिली के पास अब कभी नहीं लौटने वाला।
उसने अपना अंत एक्सेप्ट कर लिया था और वो सीधा जाकर अपने हाथ को ही काट देता है, जिससे कि उसका बहुत सारा ब्लड नीचे गिरने लगा ताकि वो तड़प तड़प कर वहीं पर मर जाए। लेकिन अब अचानक हमें एक अजीब तरीके के मिरेकल को होते हुए दिखाया गया। उस लेबोरेटरी के अंदर जितने भी पैरासाइट और वायरस मौजूद थे वो अजीब तरीके से बाहर आने लगे होते हैं, और जो भी लोग इन्फेक्टेड होकर मरे हुए थे उनके ऊपर बर्फ की परत जमने लगी थी। ये परत तो धीरे धीरे इस तरीके से बढ़ती है जैसे कि कोई उन्हें हील करने की कोशिश कर रहा हो। और यहाँ पर तो वाइट का जो ब्लड नीचे गिरा था वो भी उसकी बॉडी के अंदर वापस आने लगा। हमें अब थोड़े समय के बाद दिखाया जाता है जहाँ पर वाइट को बाकी सभी लोग उठा रहे थे। वाइट जब थोड़ी देर बाद होश में आता है तो उसने देखा कि उसके सारे टीम मेंबर्स एकदम सही सलामत हैं। हमें यहाँ से जल्द टेलीपोर्ट होकर पृथ्वी पर वापस जाना होगा। वाइट को सच में कुछ नहीं समझता कि आखिर अभी क्या हुआ और ये सारे मरे हुए लोग वापस जिंदा कैसे हो गए। कैप्टन जैक सभी को बताते हैं कि हमने अपना मिशन कंप्लीट किया है, क्योंकि वो जो पेलोड जिसे हम ढूंढ रहे थे वो पूरी तरीके से पृथ्वी पर मौजूद है, तो हम उसे किसी भी हालत में ढूंढ ही लेंगे। और सेकंड गोल था कि वाइट को सही सलामत लेकर आना, जिसे कि हमने कर दिया है, तो हम वापस अब अर्थ पर जा सकते हैं। वाइट को कुछ समझ नहीं रहा था, इसीलिए वो सीधा लेबोरेटरी में आ गया और वो देखता है कि वहां पर जो सैंपल्स रखे गए थे वायरस और पैरासाइट के, वो पूरी तरीके से गायब हैं। यानी कि वो कहीं ना कहीं तो टेलीपोर्ट या फिर ट्रांसफर हुए हैं, जिन्होंने इन्फेक्टेड लोगों के बॉडी में अब वापस से जान डाल दी है। वो सभी लोग अब तैयार होने लगे थे टेलीपोर्ट होने के लिए पृथ्वी पर। तभी अचानक एक समय के लिए वाइट के सामने एक अजीब सा विजन आता है, जो कई सारे ह्यूमनॉइड लोगों को अपने सामने देख रहा था। वो सभी लोग तो एक मिरर रिफ्लेक्शन की तरह दिख रहे होते हैं, क्योंकि एक तरीके से पैरासाइट ने उन्हें अपना जीवन दान दिया है और वो उनकी बॉडी पर कब्जा कर चुके हैं। यहाँ तक कि वाइट भी उनमें से एक बन चुका है। उन सारे पैरासाइट को किसी भी हालत में पृथ्वी पर जाना था, इसीलिए उन्होंने ये कदम उठाया। जल्द से जल्द अब जैक सभी लोगों को टेलीपोर्ट करा के पृथ्वी पर ला देता है और उनके ऊपर तो अब टेस्ट किया जाने लगा कि उनके साथ कुछ अजीब तरीके के वायरस तो नहीं आए हैं। हालांकि सारे स्कैन के अंदर वो सभी लोग ठीक होते हैं, लेकिन यहाँ वाइट की बॉडी स्कैन करने पर उसके अंदर कुछ डिसएबिलिटीज दिखाई जा रही थी। वाइट से पूछा जाता है कि तुम्हें वहां पर कोई एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लाइफ से सामना हुआ कि नहीं। एक बार फिर उसके बॉडी को स्कैन करने के बाद अचानक सारी चीजें नॉर्मल हो गईं और वो भी टेस्ट पास कर लेता है। लेकिन उन रिसर्चर्स को क्या पता था कि ये पैरासाइट खुद को अपग्रेड कर रहे हैं और वो पूरी तरीके से इंसानों की बॉडी में इस तरीके से छुपे हैं कि कोई भी एडवांस टेक्नोलॉजी उनका पता नहीं लगा पाए, और वो सब इसी तरीके से खुद को फैलाएंगे और पूरी इंसानी जगत को खत्म कर देंगे। वाइट सीधा चला जाता है अपनी वाइफ लिसा से मिलने के लिए, क्योंकि उसने लगा था कि कभी वो मिल ही नहीं पाएगा। वो बहुत ही ज्यादा खुश था और वो कहता है कि मैं तुम्हें छोड़कर अब कहीं नहीं जाने वाला। पर अफसोस की बात ये थी कि ये सारी चीजें अब और भी ज्यादा बढ़ने वाली हैं, क्योंकि वो पैरासाइट और वायरस पृथ्वी पर आ चुके हैं। और हमारी ये डरा देने वाली कहानी इसी खतरनाक एंडिंग के साथ यहीं खत्म हो गई।